This is March 22 session of the Hindu newspaper analysis, in which we will discuss mainly three issues. The first issue is related to GM cropping, and the second issue is related to Indian Ocean Rim Association, and the third issue is related to uh, delay of urban local government elections. So let's discuss all the issues in detail. How are GM crops made? In this article, we will discuss the technology of GM cropping. Why news? Supreme Court will start hearing on genetically modified food crop next month. The Department of Biotechnology said there was progress on this front. Next month सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जीएम क्रॉपिंग से रिलेटेड हियरिंग स्टार्ट करने वाली है. बायोटेक्नोलॉजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जीएम क्रॉपिंग को हैंडल किया जाए. रिसेंटली बायो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कहा है कि जीएम क्रॉपिंग पर इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है. एट प्रेजेंट बीडी कॉटन इज द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अलाउड टू बी कल्टिवेटेड. प्रेजेंट में इंडिया के अंदर ओनली बीडी कॉटन का क्रॉपिंग ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉपिंग है, जिसको कल्टीवेशन के लिए अलाउड किया हुआ है. Though the Environment Ministry gave its conditional go-ahead for commercial cultivation for GM mustard in 2022, it has not taken off as it was challenged in the Supreme Court. Environment Ministry ने 2022 में GM mustard के कॉमर्शियल कल्टीवेशन को कंडीशनल गो-अहेड किया था, बट सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया गया. A report released by the DBT on the current status of India's bioeconomy said that bioagriculture account for 8.1%. इंडिया में करंट में बायो एग्रीकल्चर 8.1% ही है. इट मीन्स ओवरऑल जितना एग्रीकल्चर होता है इंडिया के अंदर, बायो एग्रीकल्चर 8.1% के लिए रिस्पॉन्सिबल है. What is GM technology? Genetically modification is a technology that involves inserting a new DNA into a host organism's genome to confer new or different characteristics such as making it resistant to a specific disease. जेनेटिक मॉडिफिकेशन है टेक्नोलॉजी है जिसमें एक न्यू डीएनए होस्ट ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर इंसर्ट कराया जाता है, सो दैट न्यू जो क्रॉपिंग होगा उसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जनरेट किए सकें, सच एज स्पेसिफिक डिसीज के अगेंस्ट इनमें रेजिस्टेंस मेकिंग किए जा सकें. The most widely grown GM crop worldwide are cotton, maize, soybean and canola with herbicide tolerance and insect resistance. वर्ल्ड के अंदर ज़्यादातर ग्रोन किए जाने वाले जीएम क्रॉपिंग में कॉटन, मेजे, सोयाबीन एंड कैनोला आता है. इनके अंदर हर्बिसाइड टॉलरेंस एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस इनके अंदर इंसेंट डेवलप किया जाता है. USA, Brazil, Argentina, India and Canada are the 5 top GM cropping countries which together accounting for approximately 90% of area of the GM cultivation. पूरे वर्ल्ड के अंदर USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंडिया एंड कनाडा ऐसे टॉप 5 GM क्रॉपिंग कंट्रीज हैं जो कि ओवरऑल GM कल्टीवेशन का 90% के लिए रिस्पॉन्सिबल है. GM crops were first introduced in the USA in 1994 called flavor saver tomato, whose objective was to show its ripening process, delaying, softening and rotting. GM क्रॉपिंग सबसे पहले USA के अंदर 1994 में किया गया था. फ्लेवर सेवर सेवर टमाटो इसको नेमिंग किया गया था. इसका मेन एम जो था वो टमाटो के राइपनिंग प्रोसेस को स्लो करना, साथ ही इसके सॉफ्टनिंग या रूटिंग होने का जो प्रोसेस है उसको डिले करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था. बिफोर दिस जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाज ऑलरेडी इन यूज टू प्रोड्यूस वैक्सीन्स, इंसुलिन एंड अदर ड्रग्स ऑन अ लार्ज स्केल. 1994 से पहले जेनेटिक मॉडिफिकेशन का यूज किया जाता रहा है, स्पेशली वैक्सीन प्रोड्यूस करने के सेक्टर में इंसुलिन एंड अदर ड्रग्स को प्रोड्यूस करने के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता रहा है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जीएम क्रॉप्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नंबर वन, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एज द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय जीएम क्रॉप्स सच एज बीटी टॉक्सिन आर यूज्ड टू किल द पेस्ट. हमारा जो कंट्री है वो पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स पर डिपेंड रहा है. इसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर जीएम क्रॉपिंग स्टार्ट किया गया, बिकॉज हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं. अब जीएम क्रॉपिंग की वजह से इसमें कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जीएम क्रॉपिंग के थ्रू, और ये टॉक्सिन्स जो होते हैं वो पेस्ट को किल कर सकते हैं और एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल नहीं है. फॉर एग्जांपल के लिए बीटी टॉक्सिन बीटी कॉटन का एक रिलीज किया गया टॉक्सिन है.
नंबर ऑफ प्रोवाइडिंग टॉलरेंस ऑफ हर्बिसाइड्स यूज टू कंट्रोल वीड्स। वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड्स का यूज किया जाता रहा है। अब हर्बिसाइड्स के अगेंस्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर जीएम क्रॉप्स का यूज किया जा रहा है। नंबर 3, प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस टू सर्टेन प्लांट वायरस। सर्टेन प्लांट वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में जीएम क्रॉपिंग का एक इम्पोर्टेंट रोल है। इट मीन्स जीएम क्रॉपिंग वेरियस प्लांट को सर्टेन प्लांट वायरस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा सकता है। नंबर 4, रिड्यूसिंग द नीड टू टिल द सॉइल टू कंट्रोल वीड। वीड को कंट्रोल करने के लिए सॉइल को टिलिंग किया जाता रहा है इंडिया के अंदर, बट जीएम क्रॉपिंग के अंदर यहाँ पर सॉइल को टिलिंग करने की जरूरत नहीं है। बैसिलस थ्रुइंगनेसिस बीटी जीन्स, यहाँ पर बीटी जीन के बारे में हम पढ़ेंगे। बैसिलस थ्रुइंगनेसिस इज अ बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस टू इम्पोर्टेंट प्रोटीन साइटोलैक्टिक एंड क्रिस्टल टॉक्सिन्स। बैसिलस थ्रिंगजेनेसिस यानी बीटी एक बैक्टीरियम है जो कि टू इम्पोर्टेंट प्रोटीन यहाँ पर ये रिलीज करता है। अब ये टू इम्पोर्टेंट प्रोटीन कौन कौन से हैं? साइटोलैक्टिक एंड क्रिस्टल क्रिस्टल टॉक्सिन। ये प्रोटीन भी है और ये टॉक्सिन भी है अपने आप में। तो ये जो बीटी है, जैसे बीटी कॉटन की हम बात करते हैं, इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो कि ये दो प्रोटीन रिलीज करेगा। These proteins are toxic to a specific group of insects such as beetles, caterpillars, flies, mosquitoes। ये टॉक्सिन कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक है, सच एज बीटल्स के लिए टॉक्सिक है, कैटरपिलर्स के लिए टॉक्सिक है, फ्लाइज मॉस्किटोज के लिए टॉक्सिक है। बीटी कॉटन इंडिया के अंदर जिसको कल्टीवेशन के लिए अलाउ किया हुआ है, इस बीटी कॉटन के अंदर एक बैक्टीरियम होता है जो कि प्रोटीन रिलीज करता है, साइटोलैक्टिक एंड क्रिस्टल प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होते हैं ये कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक का काम करते हैं, सच एज बीटल्स, कैटरपिलर्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज, इन्हें ये किल कर सकते हैं। द जीन्स एक्सप्रेसिंग दिस टॉक्सिन्स आर इंजीनियर्ड इनटू प्लांट क्रॉप सो दैट दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस देम। कुछ जीन हैं जिनके अंदर ये टॉक्सिन होते हैं, ये प्लांट क्रॉप के अंदर इंजीनियर्ड किए जाते हैं सो दैट इस टॉक्सिक को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी प्लांट के अंदर आ सके। स्टेचुटरी बॉडीज हो ना जीएम क्रॉप रेगुलेशन, इंडिया के अंदर जीएम क्रॉप का रेगुलेशन कौन कौन सी बॉडीज कर रही हैं? नंबर 1, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी RDAC। नंबर 2, रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन RCGM। नंबर 3, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC। नंबर 4, GEAC सेफली असेसमेंट टेस्ट। नंबर 5, स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी। Number 1, recombinant DNA advisory committee monitor the development of biotechnology at national and international level। RDAC ये बायोटेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मॉनिटर करता है। रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन रिव्यू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग हाई रिस्क एंड कंट्रोल्ड फील्ड एक्सपेरिमेंट। RCGM ये हाई रिस्क एंड कंट्रोल्ड फील्ड एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट को रिव्यू करता है। RCGM also approve the application for generating research information on GM plant। GM plant पर एप्लीकेशन RCGM ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जेनेटिक रिसर्च इंफॉर्मेशन के एप्लीकेशन को GM प्लांट पर अप्रूव करता है। Number 3, genetic engineering appraisal committee। It is responsible for overall evaluation of proposals related to the release of GM organism and product into the environment। It work under the Ministry of Environment। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर वर्क करता है और जीएम ऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्ट का इन्वायरमेंट पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है जीएम क्रॉपिंग का या इससे रिलेटेड जितने भी प्रोपोजल्स हैं इंडिया के अंदर, GEAC इसको डील करता है। GEAC सेफ्टी असेसमेंट टेस्ट। सेफ्टी असेसमेंट इंक्लूड मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन, फूड सेफ्टी स्टडीज एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी स्टडीज इंक्लूडिंग फील्ड ट्रायल, इम्पैक्ट ऑन सॉइल, पोलन फ्लो स्टडीज। सेफ्टी स्टडीज टेस्ट कंडक्ट कराने का जो वर्क है वो GEAC का है। इसमें मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन से रिलेटेड टेस्ट कराए जा सकते हैं, फूड सेफ्टी, इन्वायरमेंट सेफ्टी स्टडीज इसके अंदर कंडक्ट कराई जाती हैं।
State Biotechnology Coordination Committee. It reviews safety measures in various institutions which handling GM organism and act as the state level nodal agency in this regard. बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक स्टेट लेवल कमेटी भी होती है जिसे हम SBCC बोलते हैं। ये जीएम ऑर्गेनिज्म एंड एक्ट को स्टेट लेवल पर रिव्यू करता है, उसकी सेफ्टी मेजर्स को ये इवेल्युएट करता है। स्टेटस ऑफ जीएम क्रॉप्स इन इंडिया। इंडिया में जीएम क्रॉपिंग का क्या स्टेटस है? BT cotton. India commercialized BT cotton in 2002, which resulted in a significant improvement in cotton production, export and textile industry. इंडिया में BT कॉटन 2002 में कॉमर्शलाइज किया गया था। इसके बाद इंडिया के अंदर कॉटन प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट में एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखे गए। इट इज द ओनली अप्रूव्ड जीएम क्रॉप फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन इन 2002। कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए इसको 2002 में अप्रूवल दिया गया था और इंडिया में सिर्फ यही क्रॉप है जीएम क्रॉप जो कि कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए परमिट किया गया है। इट वॉज क्रिएटेड टू कॉम्बैट द वाइड स्प्रेड इन्फेस्टेशन ऑफ ग्लोवर्म बॉलवर्म के इन्फेस्टेशन से कॉम्बैट करने के लिए यहाँ पर BT कॉटन टेक्नोलॉजी लाया गया। BT ब्रिंजल, द फ्रूट एंड बोरर रेजिस्टेंस BT ब्रिंजल was approved for commercial cultivation in 2009 by GEAC, but it was put on a 10-year moratorium due to public outrage and recommendations from brinjal growing state. इंडिया में BT ब्रिंजल को 2009 में GEAC के द्वारा कॉमर्शियल कल्टीवेशन के तौर पर परमिट किया गया था, बट ओनली 10 ईयर के लिए परमिट किया गया था। उसके बाद इसको स्टॉप कर दिया गया बिकॉज कुछ ब्रिंजल ग्रोइंग स्टेट के द्वारा इसमें कुछ ओपोज किया जा रहा था। GEAC has approved field trial of new varieties of indigenously developed BT brinjal in 8 states from 2020 to 2023. GEAC ने इंडिया के अबाउट 8 स्टेट में 2020 से 2023 के बीच में कुछ न्यू वैरायटीज ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड BT ब्रिंजल के फील्ड ट्रायल को अप्रूव किया है। GM मस्टर्ड, कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्डिंग GM मस्टर्ड इन इंडिया हैज नॉट बिगन येट। अभी तक GM मस्टर्ड के कॉमर्शियल कल्टीवेशन को इंडिया में स्टार्ट नहीं किया गया है। इट वॉज नॉट अप्रूव्ड फॉर कल्टीवेशन फॉलोइंग सेफ्टी ऑब्जेक्शंस बाय द एक्टिविस्ट ग्रुप। एक्टिविस्ट ग्रुप के द्वारा भी GM मस्टर्ड के कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए यहाँ पर इसका कुछ ओपोज किया गया और इस वजह से GM मस्टर्ड को इंडिया में कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए यहाँ पर अप्रूवल नहीं दिया गया है। What are various issues and challenges before Indian Ocean Rim Association? The Indian Ocean Rim Association is an apex regional organization that promotes open regionalism between the countries of Asia, Africa and Australia connected via Indian Ocean water. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक एपेक्स रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के वेरियस कंट्रीज के बीच में ओपन रीजनलिज्म को प्रमोट करता है और ये वो कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन वाटर्स के साथ कनेक्टेड है। एज ए इंडियन विल होस्ट चेयरमैनशिप ऑफ IORA फ्रॉम November 2025. इट इज नाउ वाइस चेयर. इट कैन ब्रिंग इम्पिटस टू इंक्रीज रेसिलियंस इन इट्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर। IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का चेयरमैनशिप नवंबर 2025 में इंडिया को मिलने वाला है, बट करंट में अभी इंडिया इसका वाइस चेयरमैन है और इंडिया का जो फुल्ली इनिशिएटिव रहेगा वो ये रहेगा कि इसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से रेसिलियंस इंक्रीज किया जाए। एन IORA चेयर फॉर द नेक्स्ट 2 years इंडिया विल हैव 3 प्रायोरिटीज। नेक्स्ट 2 years के लिए इंडिया इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का चेयरमैनशिप डील करने वाला है। इसके 3 प्रायोरिटीज होने वाली हैं। नंबर 1, क्रिएटिंग फंडिंग अपॉर्चुनिटी टू एनलार्ज IORA's बजट। इसके बजट को एनलार्ज करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है और इंडिया का प्रायोरिटी रहने वाला है कि IORA का जो फंडिंग है उसको किस तरह से इंक्रीज किया जाए। नंबर 2, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी फॉर डाटा मैनेजमेंट एंड पॉलिसी एनालिसिस। डाटा मैनेजमेंट एंड पॉलिसी एनालिसिस के लिए टेक्नोलॉजी को किस तरह से इंटीग्रेट करना, ये भी इंडिया का एक प्रायोरिटी रहने वाला है। नंबर 3, क्रिएटिंग मैरीटाइम रेडी कोर्स विद एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस यूजिंग कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन के साथ मैरीटाइम रेडी कोर्स विद एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से क्रिएट किया जाए, इंडिया के सामने ये एक चैलेंज होगा। द इंडियन ओशन रीजन एंड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। यहाँ पर हम इंडियन ओशन रीजन और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बिफोर कुछ इशूज एंड चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे। जो स्ट्रेटेजिकली द इंडियन ओशन रीजन इज अ सबसेट ऑफ द इंडो पैसिफिक यद यूनिक। जिस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से इंडियन ओशन रीजन भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है
The Indian Ocean, home to two-thirds of humanity, has a rich and diverse marine life. इंडियन ओशन जो कि टू थर्ड ह्यूमैनिटी को यहाँ पर सेटल करता है, इट मीन्स अबाउट 66% ह्यूमैनिटी इंडियन ओशन रीजन के साथ कवर्ड है। इस रीजन में रिच एंड डाइवर्स मैरिन लाइफ हम देख सकते हैं। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड 50% ऑफ डेली ऑयल कंजप्शन। ग्लोबल ट्रेड की अगर बात की जाए, इस रीजन के थ्रू अबाउट 75% ग्लोबल ट्रेड यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है एंड डेली ऑयल कंजप्शन का 50% इंडियन ओशन रीजन से ही ट्रांसपोर्ट होता है। इट प्रोड्यूस $1 ट्रिलियन इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स इंट्रा IORA ट्रेड वॉज $800 बिलियन इन 2023। गुड्स एंड सर्विसेज इस रीजन के थ्रू अबाउट $1 ट्रिलियन तक के यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। और बात अगर 2023 के ट्रेड की जाए इस रीजन के थ्रू, वो $800 बिलियन तक का यहाँ पर ट्रेड हुआ है। कॉमन चैलेंजेस रिलेटेड टू पुअर डेवलपमेंट, ट्रबल्ड पॉलिटिकल सिस्टम, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडियन ओशन रीजन के अंदर कुछ कॉमन चैलेंजेस हैं, सच एज पुअर डेवलपमेंट से रिलेटेड चैलेंज है, ट्रबल्ड पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेज हो रहे हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड चैलेंज है, सिक्योरिटी चैलेंज सच एज पायरेसी, टेररिज्म एंड ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। सिक्योरिटी चैलेंज की अगर बात की जाए तो स्पेशली यहाँ पर 4 सिक्योरिटी चैलेंज है, पायरेसी से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड, ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड यहाँ पर ये चैलेंज है। These supranational issue compel the regional countries to cooperate and find workable solution। ये सुपरनेशनल इशू जो है ये रीजनल कंट्रीज को कॉपरेट करने के लिए कॉम्पेल कर रहे हैं, साथ ही वर्केबल सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए इन सभी कंट्रीज को यहाँ पर कॉम्पेल कर रहे हैं। IORA's रोल इन इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन में IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का क्या रोल है? As one of the oldest regional intergovernmental organizations, IORA has been working to further cooperation among its members by facilitating dialogue on cultural and academic exchange and crucial issues such as disaster risk management। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ये एक ओल्डेस्ट रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसके अंदर आने वाले वेरियस कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए वर्किंग कर रहा है, साथ ही कल्चरल एंड एकेडमिक एक्सचेंज को बूस्ट करने के लिए डायलॉग को फैसिलिटेट करता है एंड कुछ इम्पोर्टेंट इशूज सच एज डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज ये करता है। US, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन आर IORA डायलॉग पार्टनर। US इसका परमानेंट पार्टनर नहीं है बिकॉज ये इस रीजन से बाहर चला जाता है, US, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन, बट ये जो कंट्रीज हैं ये इसके डायलॉग पार्टनर हैं। इशूज फेस्ड बाय IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बिफोर क्या क्या इशूज हैं? द इंडियन ओशन रीजन इज रिलेटिवली फ्री ऑफ ग्रेट पावर्स कॉम्पिटिशन, yet it has its own set of challenges including funding। इंडियन ओशन रीजन रिलेटिवली ग्रेट पावर कंपटीशन से फ्री है। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि इसको वेस्टर्न कंट्रीज के चैलेंजेस के साथ फाइट करना है, इसके अपने ही कुछ सेट ऑफ चैलेंजेज हैं इंक्लूडिंग फंडिंग। फंडिंग भी एक सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है इसके बिफोर। नंबर 1 इशूज रिलेटेड टू फंडिंग, हम यहाँ पर फंडिंग से रिलेटेड क्या इशूज हैं वो डिस्कस करेंगे। नंबर 2 स्मॉल सेक्रेटेरिएट एंड लिमिटेड स्टाफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इशूज रिलेटेड टू फंडिंग, IORA एनुअल बजट इज मेंबर डिपेंडेंट, द बजट इज जस्ट अ फ्यू मिलियन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का जो एनुअल बजट है वो मेंबर डिपेंडेंट है और वेरी फ्यू मिलियन इसका बजट है। द इंडियन ओशन कमीशन विच हैज ओनली 5 IO इंडियन ओशन कंट्रीज हैज अ $1.3 बिलियन बजट फॉर द 2020-25 टाइम फ्रेम। इंडियन ओशन कमीशन जो कि 5 इंडियन ओशन कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, 2020 से 25 टाइम फ्रेम इनमें 5 ईयर के लिए अबाउट $1.3 बिलियन तक का इसका बजट है, जो कि बहुत कम रहा है। Thus, the funds generated fall short of achieving IORA's growing areas of engagement such as maritime safety and security, fisheries management, disaster risk management, technology and innovation and the blue economy। ये जो फंड है इस फंड का यूज कुछ ग्रोइंग एरियाज के मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, सच एज मैरिटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए इस फंड का यूज किया जाता है, फिशरीज मैनेजमेंट के लिए, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड ब्लू इकोनॉमी के लिए इस फंड का यूज किया जाता है। Notably, each of these pillars is resource intensive and requires constant engagement।
ये जितने भी पिलर्स हैं ये रिसोर्स इंटेंसिव पिलर्स हैं जो कि कांस्टेंट एंगेजमेंट की डिमांड करते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? टू जनरेट मोर फंड्स इंक्लूड प्राइवेट प्लेयर्स एंड कंसल्टेटिव पार्टनर्स एज दे आर सम ऑफ बिगेस्ट प्लेयर इन द मैरिटाइम डोमेन। अगर हमें फंड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें प्राइवेट प्लेयर्स को एज ए कंसल्टेटिव पार्टनर के तौर पर इंक्लूड करना होगा, बिकॉज इसमें कुछ प्राइवेट पार्टनर जो हैं, प्लेयर्स जो हैं, वो मैरीटाइम डोमेन में बिगेस्ट प्लेयर हैं और इसके थ्रू फंड जनरेट किया जा सकता है। फ्रॉम शिपिंग कंपनीज टू मैरीन रिलेटेड इंडस्ट्रीज सच एज ऑयल एंड गैस एंड मैरीन टूरिज्म, दीज इंडस्ट्रीज आर रिलेवेंट टू द ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी के लिए ये फिश से रिलेटेड इकोनॉमी है। अगर शिपिंग कंपनीज और मैरीन रिलेटेड इंडस्ट्रीज सच एज ऑयल एंड गैस, इन सबको कंसल्टेटिव पार्टनर के तौर पर अगर इंक्लूड किया जाता है और मैरीन टूरिज्म को इसके साथ इंक्लूड किया जाता है तो ये काफ़ी हद तक फंड को रेज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। दीज इंडस्ट्रीज कैन बी इन्वॉल्व इन मैरीटाइम पॉलिसी मेकिंग एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फंड। ये सभी इंडस्ट्रीज मैरीटाइम पॉलिसी मेकिंग में अगर इन्वॉल्व होंगे तो ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर 2, IORA हैज ए स्मॉल सेक्रेटरीट विद लिमिटेड स्टाफ बेस्ड इन मॉरिशस। IORA का जो सेक्रेटरीट है वो स्मॉल सेक्रेटरीट है एंड स्टाफ भी बहुत ही लिमिटेड है। इसका जो सेक्रेटरीट है वो मॉरिशस में है। स्टाफ इज लिमिटेड फॉर डाटा प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी कैन बी बिग हेल्प इन इम्प्रूविंग गवर्नेंस। बिकॉज स्टाफ बहुत ही लिमिटेड है और इस वजह से डाटा फुल्ली तरीके से प्रोसेस नहीं हो पाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प टेकिंग करना होगा। What are various issues and challenges related to delay in urban local government elections? What are urban local government? Urban local government function as unit of decentralized local self-governance and are responsible for delivering civil services at the first mile, ensuring quality of life for citizens. अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स एक डिसेंट्रलाइज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के यूनिट के तौर पर वर्क करते हैं एंड सिविक सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सिटीजन्स को इंश्योर करने में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1992 टू कोडिफाई टू प्रोविजन अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट के प्रोविजन को कोडिफाई करने के लिए 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था। ओवर 30 ईयर्स लेटर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लैंडमार्क अमेंडमेंट आर येट टू बी रियलाइज्ड। 30 ईयर के बाद भी इसके जो ऑब्जेक्टिव थे उनको अभी तक फुलफिल नहीं किया गया। इट मीन्स उन्हें अभी तक अचीव नहीं किया गया है। द ongoing discourse on simultaneous elections, popularly known as one nation one election, a consideration of urban local government, which is a basic requirement of local democracy, has generally been absent in deliberations on the one nation one election. वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे डिस्कोर्स इंडिया के अंदर चल रहे हैं, बट अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो कि लोकल डेमोक्रेसी का एक बेस है उससे रिलेटेड डिस्कशंस यहाँ पर नहीं किए जा रहे हैं कि अगर सिमुलटेनियस इलेक्शंस इंडिया के अंदर कंडक्ट कराए जाते हैं तो अर्बन लोकल बॉडीज का इलेक्शन कब होगा, किस तरह से होगा, इससे रिलेटेड डिस्कोर्स यहाँ पर नहीं शो हो रहे हैं। अर्बन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस वर्सेस वन नेशन वन इलेक्शन। नीति आयोग kept urban local government out of purview of one nation one election, arguing that the third tier institutions are state subject and it is impossible to synchronize elections. नीति आयोग ने अर्बन लोकल गवर्नमेंट को वन नेशन वन इलेक्शन के परव्यू से आउट रखा है। इसने आर्गूमेंट गिवन किया है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टेट सब्जेक्ट है। इट मीन्स अर्बन लोकल गवर्नमेंट स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट है और वन नेशन वन इलेक्शन या सिंक्रोनाइज इलेक्शन के साथ वन नेशन वन इलेक्शन के साथ इनको सिंक्रोनाइज नहीं किया जा सकता है। नीति आयोग ने ऐसा कहा है। सिमिलर रीजनिंग इज पुट फॉरवर्ड इन द 2018 ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ऑन सिमुलटेनियस इलेक्शंस। कुछ इसी तरह का रीजन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2018 की इसकी जो रिपोर्ट थी उसमें गिवन किया था। इट मीन्स लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी यही कहा था कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को वन नेशन वन इलेक्शन के साथ सिंक्रोनाइज नहीं किया जा सकता। हाई लेवल कमेटी constituted by the government of India recommended implementation of simultaneous elections, synchronizing them within 100 days of simultaneous election to the Lok Sabha and state assemblies. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हाई लेवल कमेटी बनाया जाता है सो दैट साइमल्टेनियस इलेक्शंस को इसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस किए जा सके।
इसने रिकमेंड किया कि लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन के 100 डेज के अंदर अर्बन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जा सकता है। द हाई लेवल कमेटी रिपोर्ट was accepted by the union government in September 2024, touch upon the procedure of elections to local government and is a good start in this direction। हाई लेवल कमेटी की इस रिपोर्ट को यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा सितंबर 2024 में एक्सेप्टेड कर लिया गया और ये एक गुड स्टेप है कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर एक एटलीस्ट वन स्टेप तो एक्सेप्ट किया गया। वाई रेगुलर इलेक्शंस आर इम्पोर्टेंट फॉर अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस रेगुलर होना चाहिए, ये क्यों जरूरी है? इंडिया हैज अबाउट 4,800 अर्बन लोकल गवर्नमेंट दैट ओवरसी नियरली 40% ऑफ द पॉपुलेशन, एस्टिमेटेड टू क्रॉस 50% बाय 2050। बिकॉज इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा नंबर है अर्बन लोकल गवर्नमेंट का, अबाउट 4,800 अर्बन लोकल गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, जो कि कंट्री के अबाउट 40% पॉपुलेशन को ओवरसी करते हैं। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2050 तक अबाउट 50% पॉपुलेशन को अर्बन लोकल गवर्नमेंट ओवरसी करेंगे। सिटीज आर द बैकबोन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी, कंट्रीब्यूटिंग ओवर 60% टू इंडिया जीडीपी। इंडिया के ओवरऑल जीडीपी का 60% के लिए अर्बन रीजन रिस्पॉन्सिबल है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो होती है ये कंट्री की इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन का वर्क करती हैं। वेल गवर्नड सिटीज एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोमोट कल्चरल एंड सोशल वेलबींग। अर्बन लोकल गवर्नमेंट के अंडर अगर वेल गवर्नड सिटीज होंगी तो ये कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड कल्चरल एंड सोशल वेलबींग को प्रमोट कर सकता है। Thus, ensuring regular election to install democratically elected government in our cities every 5 years are necessary। every 5 year में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर इंस्टॉल होती है इंडिया के सिटीज में तो ये इंडिया के लिए एक बेटर स्टेप हो सकता है। इम्पैक्ट ऑफ डिले ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। अर्बन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस अगर डिले होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट इंडियन के वेरियस सेक्टर्स में पड़ सकता है? अकॉर्डिंग टू कैग रिपोर्ट elections were delayed in over 60% of urban local government across India in last some years। लास्ट सम ईयर्स में अबाउट 60% अर्बन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस डिले हुए अकॉर्डिंग टू कैग रिपोर्ट। सच अर्बन लोकल गवर्नमेंट आर डायरेक्टली गवर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एज एनविसाज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जिन अर्बन लोकल गवर्नमेंट के अंदर इलेक्शन से डिले हुए हैं उन अर्बन लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पर डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल का वायलेशन है। और डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रोविजन किया गया है। दिस ऑल्सो एडवर्सली इम्पैक्ट अकाउंटेबिलिटी एज सिटीजन्स लैक रिप्रेजेंटेशन एंड हैव लिमिटेड एवेन्यूज फॉर एयरिंग देयर ग्रीवेंस एंड डेवलपमेंट नीड। अगर अर्बन लोकल गवर्नमेंट के टाइमली इलेक्शंस नहीं होते हैं तो इससे अकाउंटेबिलिटी एडवर्सली अफेक्ट होती है एंड सिटीजन्स का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। साथ ही सिटीजन्स अपने ग्रीवेंस को रेज नहीं कर पाते हैं, जबकि इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर सिटीजन्स अपनी ग्रीवेंस को रेज कर सकते हैं, अपने डेवलपमेंटल नीड्स को रेज कर सकते हैं। इशू ऑफ द डिसएम्पावरमेंट ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन किस तरह से डिसएम्पावरमेंट होता जा रहा है, जिस तरह से अर्बन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराए जा रहे हैं जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर आते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं डिसएम्पावरमेंट हो रहा है। स्टेट इलेक्शन कमीशन आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग एंड कंडक्टिंग अर्बन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जो कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को सुपरवाइज एंड कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द कैग रिपोर्ट नोट दैट ओनली 4 आउट ऑफ द 15 स्टेट हैव एम्पावर्ड देयर स्टेट इलेक्शन कमीशंस टू कैरी आउट वार्ड डिलिमिटेशन। क्या कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओनली 4 स्टेट ऐसे रहे हैं जिन्होंने वार्ड डिलिमिटेशन के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया है। बाकी स्टेट ऐसे हैं जहां पर वार्ड डिलिमिटेशन कंडक्ट कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को एम्पावर नहीं किया गया है। इलेक्शंस टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट वर डिलेड ड्यू टू डिले इन वार्ड डिलिमिटेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट और बिकॉज ऑफ कोर्ट केसेस रिगार्डिंग रिजर्वेशन। अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए जो इलेक्शंस में डिले हो रहा है इसके मेनली 2 रीजन है। नंबर 1, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर वार्ड डिलिमिटेशन को परमिट नहीं किया जा रहा है। नंबर 2, एक रिजर्वेशन से रिलेटेड
कुछ केसेस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। डिसएम्पावर्ड स्टेट इलेक्शन कमीशंस, डिले इन अर्बन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। इस सिटी के अंदर कितने मंथ यहाँ पर अर्बन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस डिले हुआ है? बेंगलुरु के अंदर 62 मंथ डिले हुआ है, चेन्नई के अंदर 84 मंथ डिले हुआ है, कोलकाता में 15 मंथ से यहाँ पर अर्बन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं हुए, मुंबई के अंदर 30 मंथ से इलेक्शन नहीं हुए, दिल्ली के अंदर 7 मंथ डिले हुआ। हम देख सकते हैं चेन्नई एक ऐसा सिटी है जहाँ पर 84 मंथ, बस 7 ईयर से यहाँ पर अर्बन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कराए गए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।